स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्यूरोक्रेसी, सरकार के अंदर की गपशप, हलचल और कानाफूसी पर आधारित हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। हमारे यहाँ जो नाम बड़े और दर्शन थोड़े वाले मामले हैं, उसमें यूपी की ब्यूरोक्रेसी के महानगरों के जो जिलाधिकारी हैं वो फिसड्डी साबित हुए हैं। मुख्यमंत्री का जो डैशबोर्ड कार्यक्रम है उसमें उत्तर प्रदेश के 5 जिलों ने इस बार जो टॉप किया है वो सब छोटे जिलों के डीएम हैं, जिन्होंने प्रदेश भर के महानगरों में बैठे बड़े बड़े जिलाधिकारियों को पछाड़कर नंबर 1 और नंबर 2 की पोजीशन हासिल की है। यूपी सरकार द्वारा जो ताज़ा रैंकिंग जारी की गई है, उस रैंकिंग में अंबेडकर नगर सबसे फिसड्डी जिला साबित हुआ है उत्तर प्रदेश में, और जिसके डीएम अविनाश सिंह हैं। मुरादाबाद मंडल पूरे प्रदेश में नंबर 1 मंडल आया है। आंजनेय कुमार सिंह वहां पर कमिश्नर हैं और उनकी कमिश्नरी लगातार नंबर 1 पर चल रही है। इसके अलावा जो रैंकिंग है उसमें जो टॉप 5 जिले हैं उसमें सबसे ऊपर रामपुर का नाम है और सबसे नीचे अंबेडकर नगर और इटावा का नाम है। तो ये बड़ी हैरत की बात है कि लखनऊ, बनारस, मेरठ, गोरखपुर, बरेली जैसे जो बड़े बड़े ज़िले हैं, उनके बजाय हमीरपुर, रामपुर, यहाँ सबके पीलीभीत, इन जिलों के डीएम ने इस बार मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में रैंकिंग हासिल की है। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले की, जहां पर 2015 बैच के आईएएस अफसर हैं जोगिंदर सिंह। कलेक्टर के रूप में ये उनका पहला जिला है, लेकिन जन समस्याओं के निस्तारण में उन्होंने रामपुर को नंबर 1 जिला बनाया है। ये उनकी काबिलियत है कि रामपुर में जहां राजनीतिक विवाद बहुत ज़्यादा हैं, उसके बावजूद जोगिंदर सिंह का जिला मुख्यमंत्री के डैशबोर्ड कार्यक्रम में नंबर 1 पर आया है और वो अव्वल है। नोएडा के डीएम मनीष वर्मा दूसरे नंबर पर हैं पूरे प्रदेश में, और शामली के डीएम अरविंद कुमार चौहान ये तीसरे नंबर पर हैं। चौथे नंबर पर पीलीभीत के डीएम संजय कुमार सिंह हैं और हमीरपुर के डीएम घनश्याम मीना हैं। ये 5 नाम हैं: जोगिंदर कुमार, अरविंद चौहान, मनीष वर्मा, संजय सिंह और घनश्याम मीना। ये पांचों अफसर इस समय उत्तर प्रदेश में सरकार की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। ये संयोग है कि मुरादाबाद मंडल का ही एक हिस्सा है रामपुर जिला। तो मंडल में मुरादाबाद फर्स्ट है और उसी का एक जिला रामपुर वो नंबर 1 पर है। मुख्यमंत्री का डैशबोर्ड कार्यक्रम इस समय बड़े बड़े अफसरों की कहा जाए कुर्सियों को हिलाए हुए है। अब इतना आसान नहीं है कि आप सीएम के पोर्टल पर होने वाली शिकायतों की झूठी रिपोर्ट लगा दें। कानून व्यवस्था से लेके राजस्व वादों के निस्तारण से लेके विकास कार्यों के मामले में जो सरकार के अधिकारी जिलों में जाकर अब तक नीचे वालों के भरोसे काम चलाते थे, अब उनकी परफॉर्मेंस इन सब चीज़ों से तय होने लगी है। ये बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि सीएम का जो डैशबोर्ड कार्यक्रम है उसकी समीक्षा का असर अफसरों के तबादले के रूप में भी देखा जा सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि नोएडा के डीएम मनीष वर्मा इस बार टॉप रैंकिंग में हैं, रामपुर के डीएम जोगिंदर सिंह टॉप रैंकिंग में हैं, संजय सिंह जो पीलीभीत के डीएम हैं वो भी टॉप में हैं, घनश्याम मीना जो हमीरपुर के डीएम हैं। इन सब लोगों ने उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े जिलों को पछाड़ दिया, जिनको आप कैबाल टाउन कहते हैं। अविनाश सिंह अंबेडकर नगर में डीएम है, उपचुनाव जरूर उन्होंने जितवा दिया है, लेकिन सरकार की प्राथमिकता वाले कार्यक्रम में वो पीछे चले गए हैं। उनका भी ये पहला जिला है, लेकिन वो अंबेडकर नगर को नीचे से वो नंबर 3 पर लेकर पहुँचे हैं, यानी कि 72-73 नंबर पर अंबेडकर नगर का जिला आया है। इसी तरह अविनाश राय इटावा में डीएम है, उनका जिला भी काफ़ी नीचे है। इनको और मेहनत करनी होगी, लेकिन जिन लोगों ने मेहनत करके अपने ज़िले को आगे पहुंचाया है उनकी तारीफ होनी चाहिए।
क्योंकि ये ऐसे जिलाधिकारी हैं जिनको छोटे जिलों में रखा गया है और ये समझ के रखा गया है कि ये उन बड़े जिलों के जिलाधिकारियों से कम काबिल हैं या शायद इनका जुगाड़ कमज़ोर रहा होगा। फिर भी जहां हैं वहां पर उन्होंने अपने काम की छाप छोड़ी है। तो ये अधिकारी इसमें स्टेट कैडर के भी अफसर हैं और सीधी भर्ती के भी अफसर हैं। मुख्यमंत्री की निगाह इन अफसरों पर लगातार बनी हुई है और उत्तर प्रदेश में जो विकास की गति है, अगर इसी ईमानदारी और मेहनत के साथ अफसर चलाते रहे तो निश्चित ही कि उत्तर प्रदेश को जो लोग पिछड़ा प्रदेश, गरीब प्रदेश, बीमारू प्रदेश कहते थे, वो दिन लद जाएंगे, इतिहास बन जाएंगे। उत्तर प्रदेश एक विकसित प्रदेश बनकर उभरेगा। अब बात उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर है, जिसमें कुछ दिनों में दरार दिखाई पड़ी थी। लेकिन जो महाराष्ट्र चुनाव का असर था, उसकी वजह से यूपी में गठबंधन में दरार दिखाई पड़ी थी। कांग्रेस के चुनाव हारने के बाद से यूपी में सपा के कुछ नेता अचानक से कांग्रेस पर हमलावर हो गए थे, जिसके बाद अखिलेश यादव और राहुल गांधी की दोस्ती को लेकर उनकी ही पार्टी के नेता सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में लगे थे। सपा नेता आईपी सिंह का ट्वीट राहुल गांधी को असफल बता रहा था, तो बहुत सारे कांग्रेस के नेता आईपी सिंह के ऊपर संघ का ठप्पा लगा रहे थे। सपा नेताओं ने इसी बीच बहाने से ममता बनर्जी का नाम इंडिया गठबंधन के नेतृत्व करने के लिए, संयोजक बनने के लिए आगे चला दिया। वैसे यूपी में कांग्रेस और सपा मिलकर लोकसभा की 43 सीटें जीत चुकी हैं। हौसला बढ़ा है, गठबंधन भी आराम से चल रहा है। लेकिन ये सबको पता है कि 2027 जब आएगा तो सीटों का बंटवारा ऐसा फंसाएगा पेच कि ये गठबंधन टिक नहीं पाएगा। ये गठबंधन टिकना मुश्किल हो जाएगा। और यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की दोस्ती को लेकर एक संशय सा पैदा हो रहा है। माना जा रहा है कि 6 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस अब आगे कम से कम 150 विधानसभा सीटों की डिमांड करेगी, जिसे पूरा कर पाना अखिलेश यादव के लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन यहाँ यह बात यह भी याद रखनी होगी कि जो भी विधानसभा का चुनाव के समीकरण और माहौल को जानता है, उसमें उसको इस बात का एहसास है कि विधानसभा में कांग्रेस के पास कोई वोट बैंक नहीं है। मुसलमान बहुत बड़ी संख्या में वो सिर्फ अखिलेश यादव के साथ जाता है, क्योंकि ये लोकसभा नहीं है। लोकसभा में ये उम्मीद थी कि कांग्रेस केंद्र में भाजपा को हरा सकती है, इसलिए मुसलमानों ने भरपूर उसका साथ दिया। लेकिन उस भ्रम में ना रहा जाए, वहां से कांग्रेस को बाहर निकलना होगा, क्योंकि यूपी में उनके पास सिर्फ 2 विधायक हैं। समाजवादी पार्टी के भीतर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि विधानसभा का चुनाव अखिलेश यादव को बिना किसी गठबंधन के अकेले दम पर लड़ना चाहिए, इससे सपा ज़्यादा फायदे में रहेगी। तो दरार कब आती है? जब आप किसी के वोट बैंक पर नज़र रखें, जब आप किसी से ज़्यादा सीटें हासिल करने की कोशिश करें और जहां पर आपकी बारी आवे वहां पर आप उसे वो चीज़ ना दें। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर कांग्रेस का साथ छूटा तो अखिलेश के लिए नए अवसर और खुलेंगे, और उसमें सबसे बड़ा अवसर चंद्रशेखर आज़ाद होंगे, जो एक तीर से 2 निशाना साधा जाएगा, जिसमें मायावती के वोट बैंक के साथ साथ जयंत चौधरी को भी एक बार जवाब देने का उनको बेहतर मौका और अवसर मिलेगा। अब बात यूपी के एक चर्चित अफसर की, जो इन दिनों अपने फैसलों को लेकर काफ़ी ज़्यादा समाज में चर्चा का विषय बने हुए हैं। व्यापारियों को तो हलकान कर रखा है, विभाग के अफसर भी माँ बाप को याद कर रहे हैं। यूपी के एक आईएएस अफसर, कहिए वो खुद को काबिल कहलाने का जो उनके ऊपर फितूर सवार है, वो प्रमुख सचिव, उन्होंने इस समय यूपी के व्यापार जगत में हलचल मचा रखी है। प्रमुख सचिव स्तर के साहब 1996 बैच के आईएएस अफसर हैं एम देवराज।
ये देश के एक दक्षिण राज्य तमिलनाडु से ताल्लुक़ रखते हैं और उत्तर प्रदेश कैडर में IAS हैं। इस समय वो 2 बड़े विभागों के मुखिया हैं। इससे पहले उनके पास लोगों के घरों में रोशनी पहुंचाने वाले विभाग का जिम्मा था, लेकिन वहां पर विभागीय मंत्री श्रीकांत शर्मा से टकराहट के चलते उन्हें वहां से हटना पड़ा। हालांकि सरकार के मुखिया की नज़र में उनके नंबर बढ़े हुए थे और वो ईमानदार की श्रेणी में आते हैं, इसलिए सीएम ने अब अपने ही 2 विभागों का जिम्मा उनको दे दिया है। इतने बड़े महकमों की जिम्मेदारी होने के बाद भी एम देवराज अपने फैसलों से रोज नए नए विस्फोट करते हैं। उन्होंने सेल टैक्स को सूबे का सबसे अधिक टैक्स वसूलने का रिकॉर्ड बनाने का विभाग बनाने की ठानी है। अच्छी बात है, लेकिन उनके इस संकल्प ने सेल टैक्स विभाग के, जीएसटी विभाग के अफसरों के शनिवार और रविवार की दिन और रात का चैन भी छीन लिया है। प्रमुख सचिव की जो शक्ति है, उससे आप ये कह सकते हैं कि विभाग के अफसरों का जीना हराम हो गया है। लेकिन इसके साथ साथ यूपी के व्यापारी भी अब इसी कैटेगरी में आ रहे हैं। देवराज ने पान, मसाला, गुटखा, सरिया फैक्ट्रियों में बाहर अब बॉडी कैमरों के साथ टीमें लैस कर दी हैं। सीसीटीवी की 24 घंटे निगरानी हो रही है फैक्ट्रियों की। कितनी गाड़ियां निकल रही हैं, कितनी गाड़ियां जा रही हैं, कितना माल जा रहा है, ये सब बॉडी कैमरे से लैस अधिकारी चेक करते हैं और ऑनलाइन है। एक भी ट्रक बिना कागज के, बिना चेकिंग के पास नहीं हो सकता है। ये तो ठीक है, टैक्स चोरी रोकने के लिए सरकार ने टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल किया और ज़बरदस्त काम कर रही है। लेकिन जीएसटी बढ़ रहा है या उत्पादन घट रहा है? कई सारे फैक्ट्रियों में उत्पादन ठप हो गया है, बाहर से माल आ रहा है चोरी का, जो माल मौजूद है बाजार में उसका रेट बढ़ गया है। कच्चे माल की जो आवक है, कत्था, सुपारी, गुटखा, इसका उत्पादन काफ़ी हद तक ठप होने की कगार पर है उत्तर प्रदेश में। सरिया, सीमेंट से लेके तमाम सारी चीज़ें भी ठप हो रही हैं फैक्ट्रियाँ, क्योंकि रात दिन पहरा है देवराज के अफसरों का। और टैक्स चोरी रोकने के चक्कर में बाहर से माल आकर यूपी में बिकने वाला है, उसको रोकना पकड़ना भी अब एक बड़ी जिम्मेदारी बन गई है। जो मलाईदार पदों पर छापामार या सचल दल में लोग तैनात थे, उनको चुन चुन कर ठिकाने लगाया जा चुका है। देवराज की जो शक्ति है, उसने प्रदेश के जीएसटी के गणित को काफ़ी हद तक गड़बड़ा दिया है। लेकिन उन्होंने सरकार को ये एश्योरेंस दिया है कि वो उत्तर प्रदेश में जीएसटी विभाग को सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला विभाग बनाएंगे। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने भी उनको मार्च तक का अवसर दिया है कि फ्री हैंड के साथ वो काम करके दिखाएं। उम्मीद है कि उनकी यह तरकीब शायद राजस्व बढ़ाने में कामयाब भी हो जाए, लेकिन बहुत जल्दी यह भी तय हो जाएगा कि उनकी काबिलियत सरकार के लिए फ़ायदा पहुंचा रही है या मुसीबत बनने वाली है। वैसे प्रदेश भर के व्यापारी सेल टैक्स विभाग के इन अफसरों के कारनामे से हलकान हैं, नाराज हैं, धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी दे रहे हैं। आंदोलन भी शुरू होने वाला है। कई मोर्चों पर एक साथ अब जीएसटी और वाणिज्य कर विभाग को सामना करना होगा। स्वाभाविक है कि जब शक्ति होती है तो तकलीफ होती है, घूसखोरी पर लगाम लगती है तब भी तकलीफ होती है। लेकिन व्यापार ठप ना हो जाए, बर्बाद ना हो जाए, दूसरे राज्यों का माल आकर उत्तर प्रदेश में महंगे दामों पर न बिकने लगे, इसको भी देखने की जिम्मेदारी एम देवराज की है। व्यापारी खाली व्यापार ही नहीं करता है, बीजेपी का एक बहुत बड़ा वोट बैंक भी है। इस चीज़ को भी सरकार को ध्यान में रखना होगा। अफसरों के मामले आंकड़ों और कागजों पर आधारित हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक व्यक्ति को हर चीज़ की भरपाई वोट से करानी पड़ती है। मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, सरकार हो, पार्टी हो, उनको इस बात का भी ध्यान रखना होगा
कि अगर सांस लेने की भी गुंजाइश नहीं बचेगी तो फिर व्यापारी आपके खिलाफ होने में देर नहीं लगाएगा। सख्ती उतने करो, चूड़ी उतने टाइट करो जितने फेल ना हो जाए। अगर ज़्यादा टाइट करोगे चूड़ी फेल हो जाएगी, फिर आपके कंट्रोल में नहीं आएगी। सरकार का काम सिर्फ रात दिन पैसा बनाना नहीं है। सरकार का काम खाली टैक्स वसूल कर अपने खजाने को भरने का नहीं है। सरकार का काम वेलफेयर भी है, व्यापार को सहूलियत देने का भी है। बहुत सारी अभी समिति हुई इन्वेस्टरों के लुभाने के लिए, बुलाने के लिए, उस पर भी प्रभाव न पड़े, विपरीत असर न जाए, ये भी देखने की जिम्मेदारी सरकार की है। क्योंकि आखिरी दिन हर फैसले की कीमत राजनीतिक लोगों को ही चुकानी पड़ती है। अब बात उत्तर प्रदेश पुलिस के बहुत वरिष्ठ अफसरों की, जिनका वनवास काफ़ी लंबा हो चला है। ये अफसर एडीजी लेवल के हैं। इसमें से कुछ 2-4 महीने में रिटायर हो जाएंगे, कुछ आगे चलकर डीजी स्तर पर और डीजीपी बनने के भी दावेदार होंगे। लेकिन जिस हिसाब से सरकार से उनकी नाराज़गी चल रही है, उनका कैरियर बहुत चमकीला होगा, को बहुत ब्राइट होगा, इस पर बहुत ज़्यादा संशय है। सरकार ने इन अफसरों को किनारे लगाकर मुंह मोड़ लिया है। इसके लिए वो लोग भी जिम्मेदार हैं जो आज महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हैं और जिनकी जिम्मेदारी है कि वो समय समय पर सरकार को याद दिलाएं कि इन अफसरों का जो सज़ा की अवधि है अब पूरी हो गई है, इनको वापस मुख्यधारा में लाना चाहिए। लेकिन वो खुद अपनी बचाने के लिए इन सब चीज़ों की चर्चा ही नहीं करते। कुर्सी की खातिर दूसरे अफसरों को किस्मत के भरोसे छोड़ दिया गया है। वैसे कुछ अफसरों का कैरियर अब ढलान पर आ गया है और 4-5 महीने के भीतर वो रिटायर हो जाएंगे। इनमें सबसे पहले 1992 बैच के आईपीएस अफसर हैं अजय आनंद। अजय आनंद इस समय सुल्तानपुर ट्रेनिंग स्कूल में हैं और पिछले 2 सालों से वो समय काट रहे हैं। जयनारायण सिंह भी पीटीसी सीतापुर में लगा दिए गए हैं किनारे, जो अभी तक रेलवे में एडीजी थे। उनके पास अभी 4-5 साल का समय है। लेकिन उनके साथ साथ नवनीत सिकेरा, जिनकी वापसी की अब कोई उम्मीद नहीं है, बहुत साल से वो उन्नाव पीटीएस में हैं, एडीजी हैं। राजीव सब्बरवाल 1993 बैच के आईपीएस अफसर हैं, जिनके बारे में लोग मानते हैं कि वो ईमानदार हैं और शानदार काम करते हैं, लेकिन उनको आसमान से गिराकर खजूर पर अटका के रखा गया है। सतीश गणेश सरकार की एक दुर्घटना का शिकार होकर पिछली सरकार के समय से ट्रेनिंग सेंटर में पड़े हुए हैं। ज्योति नारायण लंबे समय से जालौन में ट्रेनिंग सेंटर में समय काट रहे हैं। ऐसे अफसर हैं जिनमें काबिलियत की कमी नहीं है, लेकिन सरकार का नज़रिया उनके ऊपर बिगड़ गया, सरकार ने उनके ऊपर भरोसा खो दिया। इसी तरह से 1994 बैच के आईपीएस अफसर हैं विनोद कुमार सिंह। वो सीआरपीएफ में थे, वहाँ एक दुर्घटना हुई, उसके बाद वो उत्तर प्रदेश लौट कर आए। उनकी नौकरी अभी 2031 तक है, लेकिन उनको सरकार ने साइबर क्राइम जैसे महत्वहीन पद पर तैनात कर रखा है। वो चाहती भी है कि कुछ समय बीत जाए, पुराने दाग कमज़ोर पड़ जाएं, तब शायद कहीं बीके सिंह को आने वाले 1-2 साल में कभी उनका भविष्य दोबारा उदय हो। जयनारायण सिंह, ज्योति नारायण, नवनीत सिकेरा, ऐसे कितने अफसर हैं जिनको अपनी नौकरी के आखिरी दिनों में कितना दंश झेलना पड़ रहा है। सतीश गणेश से लेके अजय आनंद और राजीव सब्बरवाल तक बहुत सारे अफसरों को दिल्ली के लिए अगर एनओसी मिल जाए तो वो चले जाएं। यहाँ ट्रेनिंग सेंटर में बंजर इलाकों में बिहाड़ में बैठकर स्कूल के मास्टर की तरह ABCD पढ़ाने के लिए पुलिस में थोड़ी भर्ती हुए थे। उनके कंधे पर अशोक की लाठ है, सितारे हैं, तलवार है। वो सीनियर मोस्ट अफसरों में हैं, लेकिन उनके भविष्य जो है वो अंधकार में नज़र आ रहा है। दुनिया इसी रास्ते पे चलती है कि अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता।
बैच में रहते हैं तो दोस्ती का बहुत दम भरते हैं, बहुत प्यार दिखाते हैं, लेकिन जब अपने साथ के लोगों के साथ अन्याय हो जाता है तो 4-6 महीना, साल, 2 साल बाद भी उनके लिए बोलने वाला कोई नहीं होता है। सरकार कुछ जातिगत कारणों से, कुछ परिस्थितिजन्य स्थितियों के चलते कुछ अफसरों के खिलाफ और पक्ष में निर्णय लेती रहती है, लेकिन उसको ये बात ज़रूर देखना चाहिए कि किसी के एक गलती की सज़ा इतनी बड़ी ना हो जाए कि उसका पूरा कैरियर समाप्त हो जाए। आज इस खबर के बहाने इन बड़े बड़े नामों को आपके सामने लाकर सरकार का ध्यान भी इस ओर आकृष्ट करना है कि वो इनको भूले नहीं, इनसे काम ले। इनको लाखों लाख रुपया सरकार तनख्वाह देती है, स्कूल में मास्टरी करने के लिए नहीं आए हैं, ट्रेनिंग सेंटर में बैठने के लिए एडीजी और डीजी रैंक के अफसर नहीं हैं। और इनको अगर दोबारा मौका मिला तो आज वर्तमान के लोगों से जब इनकी तुलना होगी तो ये 20 साबित हो सकते हैं। जो किनारे पड़े हैं, जो अंधेरे में हैं, आखिर उनकी बात कोई तो कहेगा, कोई तो कहने वाला होना चाहिए। तो फिलहाल अब हम पावर सेंटर के आखिर में हैं और जाते जाते आपको मुनव्वर राना साहब की बेहतरीन कुछ लाइनों के साथ हम छोड़ जाएंगे। मुनव्वर राना ने हमेशा आदमी के जीवन से जुड़ी हुई बातों को शायरी के रूप में ढाला है और समाज के सामने रखा है, जो इस बात को महसूस कराए हर व्यक्ति को कि ये हमारा, आपका और हमारे समाज का दर्द है। इसको सबको समझना होगा। तो सुनिएगा कि हर एक आवाज़ अब उर्दू को फरियादी बताती है। ये पगली फिर भी अब तक खुद को शहजादी बताती है और कई बातें मोहब्बत सबको बुनियादी बताती है। जो परदादी बताती थी वही दादी बताती है। और गरीबी क्यों हमारे घर से बाहर नहीं जाती, अमीर शहर के घर की ये हर एक शादी बताती है। नमस्कार।